So welcome to my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम टू माय चैनल CSS विद CSP इंजीनियर अब्बास. जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोग के लिए CSS का लेक्चर प्रिपेयर करके फिर अपने चैनल के जरिए आप लोगों तक पहुंचाता हूँ. सो रिक्वेस्ट है उन लोगों को जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. सो आज का जो टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है अर्थक्वेक. ये ज्योग्राफी के 10 लेक्चर है. कोशिश करूंगा कि इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँ. सही है. सो टॉपिक हमारा जो आज का है वो हमारे पास अर्थक्वेक है. सही है. सो बिफोर अर्थक्वेक मैं आपको जो अर्थ की जो इंटीरियर जो पार्ट है मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो हमारे पास क्रॉस मेंटल और कोर पर मुश्तमिल है. सही है. फिर ये जो क्रस्ट है वो नंबर ऑफ प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है. सही है. कुछ हमारे पास ओशनिक प्लेट्स है, कुछ हमारे पास कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है. लेकिन वक्त के साथ ये जो हमारे पास जो प्लेट्स है वो मूवमेंट करने लगते हैं, वो मूवमेंट कर रहे होते हैं. सही है. कुछ बुक्स में ये लिखा है. सही है कि ये जो प्लेट्स है वो एक ही साल में 0.4 से लेके 4 इंच तक एक साल में मूवमेंट करते. सही है. एक साल में ये जो प्लेट्स है वो 0.4 से लेके 4 इंच तक मूवमेंट करते. सही है. सो इस मूवमेंट की वजह से अर्थ की जो इंटरनल जो क्रस्ट है, इंटरनल पार्ट क्रस्ट है, इसमें स्ट्रेसेस आता है. सही है. फिर इस स्ट्रेसेस की वजह से रिलीज ऑफ एनर्जी होता है. अर्थ की इंटीरियर जो क्रस्ट है इसमें इसमें एनर्जी रिलीज होता है. फिर इस एनर्जी की वजह से ये जो ग्राउंड सरफेस है वो शेक करने लगता है, वो हिलता है. सही है. जिसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं. सही है. सो स्लाइड की तरफ आते हैं. स्लाइड को पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है. सही है. स्लाइड में इसकी जो सबसे जो पहले जो पढ़ा इसकी जो डिफिनीशन है उसको पढ़ते हैं. सही है. सो एन अर्थक्वेक इज शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ लिथोस्फीयर विच क्रिएट सिस्मिक वेव. सही है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थ के जो हमारे पास जो प्लेट्स है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं. फिर इस मूवमेंट की वजह से स्ट्रेस आने लगते हैं. इन स्ट्रेसेस की वजह से अर्थ की जो इंटरनल जो लिथोस्फीयर है इसमें एनर्जी रिलीज होता है. इस एनर्जी रिलीज की वजह से सिस्मिक वेव आता है. सिस्मिक वेव की वजह से ये जो हमारे पास जो ग्राउंड सरफेस है वो हिलता है, वो शेक करने लगता है. सही है. इसकी वजह से ये हमारे पास अर्थक्वेक है. इस शेकिंग को ये जो अर्थ सरफेस हमारे पास जो हिलता है, जो हमारे पास अर्थ सरफेस शेक करने लगते हैं, इसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं. सही है. सो व्हाट वी डू इन सिस्मोलॉजी. सिस्मोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम इसमें क्या करते हैं. एक्चुअली हम सिस्मोलॉजी में जो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो हमारे पास जो अर्थक्वेक आते हैं कौन सी ऐसी रीजन है इसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं. सही है. अर्थक्वेक से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है हम सिस्मोलॉजी में पढ़ते हैं. सही है. सो ये जो अर्थक्वेक वो किस तरह आता है, हाउ इट हैपन. सही है. अर्थक्वेक किस तरह आते हैं. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो प्लेट्स है वक्त के साथ मूवमेंट कर रहे होते हैं. इस मूवमेंट से स्ट्रेस आते हैं. ये स्ट्रेस ये मूवमेंट किस तरह होती है, फिर इससे जो स्ट्रेसेस किस तरह पैदा होने लगते हैं. सही. इसके बहुत से रीजन है. अगर हम अर्थ की इंटीरियर को देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है. ये जो एलिमेंट है वो अर्थ के साथ डिके हो जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है. सही है. फिर ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो कन्वेक्शन के जरिए इस हीट एनर्जी के नज़दीक कन्वेक्शन के जरिए जितने भी इनके पास जो रास होते हैं वो हीट अप होता है. इनकी जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगते हैं. सही है. इनकी इंक्रीज होता है इसकी टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये जो रास होते हैं वो अनस्टेबल हो जाता है. सही है. फिर वो क्या करने लगता है, जो हमारे पास हीट रॉक होते हैं वो अपवर्ड मूवमेंट करने लगते हैं और जो हमारे पास कूल रॉक होते हैं वो डाउनवर्ड मूवमेंट करने लगते हैं. सही है. इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होता है और इन स्ट्रेसेस की वजह से एनर्जी रिलीज होता है. सही है. और ये जो एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म इससे सिस्मिक वेव्स आता है और ये जो सिस्मिक वेव्स है इससे इन जो सरफेस है वो शेक करने लगता है. सही है. सो ये हमारे पास अर्थक्वेक है, ये इसी तरह आता है. सही है.
सही है। सो फॉल्ट हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर एट फॉल्ट। ये हमारे पास फॉल्ट लाइन है, ये हमारे पास एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। इस फॉल्ट लाइन में क्या होता है, इनमें दोनों प्लेट एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट कर रहे होते हैं। और रिलीज ऑफ एनर्जी कहाँ पे होता है, ये जो फॉल्ट जो एरिया है, सही है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, सही है। और इस एनर्जी रिलीज से क्या होता है, सिस्मिक वेव्स आता है, फिर इस सिस्मिक वेव से शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस होता है, सही है। सो फोकस एपिसेंटर की तरफ आते हैं, सही है कि फोकस और एपिसेंटर हमारे पास है क्या। सो स्लाइड की तरफ आते हैं, इनको पढ़ते हैं कि द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज लोकेशन एट सम डेप्थ इन द अर्थ विद सेस्मिक वेव रेडिएशन बिगिन। फोकस हमारे पास वो पॉइंट होता है जो कि अर्थ सरफेस हमारे पास जो इसके नीचे होता है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो सिस्मिक वेव रेडिएशन बिगिन होता है। ये जो सिस्मिक वेव रेडिएशन किस वजह से प्रोड्यूस होता है, किस तरह बिगिन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, फोकस एरिया पे क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होता है। स्ट्रेस जनरेट होने के बाद क्या होता है, जो एनर्जी होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी की वजह से हमारे पास सिस्मिक वेव आता है, और फिर वो जो सिस्मिक वेव होता है वो प्रोपेगेट करता है, सही है। सो earthquake are created by the stress in the earth crust which will caused by debris। so जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हमारे पास जो earthquake आता है वो किस लिए आता है, वो स्ट्रेसेस जब हमारे पास जो earthquake होते हैं वो इस earthquake से क्या होता है, स्ट्रेसेस इस अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, स्ट्रेसेस जनरेट होने लगता है। फिर स्ट्रेसेस के बाद क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और इस एनर्जी की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। जैसा कि मुख्तलिफ सोर्स है जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेसेस जनरेट होने लगते हैं। सो इनकी जो सोर्स है, जो काज है, इंशाल्लाह मैं आप लोग को नीचे डिटेल में डिस्कस करूंगा, सही है। इनमें एक काज ये है जो कि हमने बहुत डिस्कस किया कि कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे पास जो अर्थ क्रस्ट में होता है, इसकी डिके होने की वजह से टेम्परेचर होने लगता है। इस टेम्परेचर की वजह से हमारे पास इसके जो नज़दीक रॉक्स होते हैं, इसकी टेम्परेचर बढ़ने लगते हैं, और जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो अनस्टेबल होता है, वो मूवमेंट करने लगते हैं। जो हमारे पास जो हीट रॉक होते हैं, सही, वो अपवर्ड मूवमेंट करने लगते हैं, जो कूल होते हैं वो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे होते हैं, सही है। तो इसकी वजह से स्ट्रेसेस आते हैं, और स्ट्रेसेस की वजह रिलीज होता है, सही है। सो एपिसेंटर की तरफ आते हैं कि एपिसेंटर हमारे पास क्या होता है। एपिसेंटर रेफर टू द लोकेशन इमीडिएटली अबव द फोकस ऑन द सरफेस। एपिसेंटर हमारे पास वो पॉइंट होता है जो बिल्कुल परपेंडिकुलरली अबव द फोकस। आज सरफेस पे हमारे पास एपिसेंटर पॉइंट होता है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल फोकस और जो एपिसेंटर वो बिल्कुल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है, सही है। सो द वेव आर स्ट्रॉन्गेस्ट एट द कोर एंड वीकन एज दे गो अवे। जो हमारे पास जो सिस्मिक वेव होते हैं, जो हमारे पास फोकस और एपिसेंटर होते हैं, उसके नज़दीक ये बहुत स्ट्रांग होती है। जितना हम इससे दूर जाएंगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है, सही है। द मोस्ट earthquake damage will occur close to the epicenter, hence the strongest ट्रेवलिंग अगर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एट द एपिसेंटर। एपिसेंटर के नज़दीक हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर होंगे, जितने भी हमारे पास बिल्डिंग होंगे, तो ज़्यादातर हमारे पास जो डैमेज पैदा होगा वो एपिसेंटर के नज़दीक जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, जो भी है, उनको ज़्यादातर लगेगा, सही है। डैमेज हमारे पास एपिसेंटर के नज़दीक आएगा। जितना हम एपिसेंटर से दूर जाएंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि हम जितना एपिसेंटर और फोकस से दूर जाएंगे तो इसकी जो अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ है वो कम होते जा रही है, सही है। तो इसकी वजह से एपिसेंटर के दूर अर्थक्वेक इतने डैमेज इतना ज़्यादा नहीं आएगा जितना जो डैमेज एपिसेंटर के नज़दीक आएगा। सो एपिसेंटर के नज़दीक जितने भी बिल्डिंग, जितने भी स्ट्रक्चर हो, उसकी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। जितना हम एपिसेंटर के दूर जाएंगे तो डैमेज की जो पॉसिबिलिटी वो कम होते जा रही है, सही है। सो अब मैं आप लोग को फोर शॉक और आफ्टर शॉक के बारे में बताऊंगा। फोर शॉक हमारे पास जो मेन शॉक होते हैं, जो मेन अर्थक्वेक होते हैं,
तो इससे पहले कुछ छोटे छोटे रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, सही है। इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स शॉक कहते हैं, सही है। आफ्टर शॉक हमारे पास क्या होता है, जो मेन अर्थक्वेक आता है, सही। जो मेन सबसे जो ज्यादा जो डैमेज आएगा वो मेन शॉक से आएगा। फिर जो मेन अर्थक्वेक होता है, इसके बाद, सही है, इसके बाद क्या होते हैं, स्मॉल रिलीज ऑफ एनर्जी होते हैं, सही है। स्मॉल शेकिंग अप डाउन होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, आफ्टर शॉक। बिफोर शॉक हमारे पास मेन शॉक से पहले जो छोटी छोटी रिलीज ऑफ एनर्जी और छोटे छोटे शेकिंग अप डाउन होते हैं, इनको हम फोर शॉक कहते हैं। आफ्टर शॉक हमारे पास मेन शॉक के बाद होता है, सही है। सो अभी मैं आप लोग को अर्थक्वेक की मेजरमेंट के बारे में बताता हूँ कि हम ये जो अर्थक्वेक है उसको किस तरह मेजर करते हैं, ऐसे कौन से इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, सही है। आते इनको चलते इन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टॉपिक हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। पहले थोड़ा स्लाइड को पढ़ते हैं, सही है। और इसमें हम यही जानेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट विच वी आर यूज टू मेजर द अर्थक्वेक। हम कौन से ऐसे मेथड और इक्विपमेंट इसमें यूज करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, सही है। ओके, स्लाइड की तरफ आते हैं, इनको थोड़ा पढ़ते हैं, सही है। कि अर्थक्वेक और रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफिक नेटवर्क। हम सिस्मोग्राम यूज करते हैं, सिस्मोग्राफिक नेटवर्क यूज करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, सही है। Each seismic station and network measure the movement of ground at the site। हमारे पास मुख्तलिफ टाइप ऑफ जो सिस्मिक स्टेशन होते हैं, सिस्मोग्राम हमने मुख्तलिफ जगह पे इंस्टॉल किया हुआ है, और वो इसी मुख्तलिफ एरिया पे वहाँ पे जो ग्राउंड की जो शेकिंग होती है उनको रिकॉर्ड करते हैं, सही है। क्योंकि जो एम्पलीट्यूड होती है उनको रिकॉर्ड करते हैं, सही है। The slip of one block of rock or another an earthquake release energy that make the ground vibrate. The vibration pushing the giant piece of the ground and cause it to vibrate, and thus the energy travel out from the earthquake hypocenter in a wave। सही। क्या होता है जब दोनों राग एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं तो इनसे क्या स्ट्रेस रिलीज होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है। स्ट्रेस जनरेट होने के बाद एनर्जी रिलीज होता है। ये जो एनर्जी रिलीज होता है तो इससे सिस्मिक वेव प्रोड्यूस होता है। इन सिस्मिक वेव की वजह से क्या आता है, जो हमारे पास जो ग्राउंड सरफेस होता है, जो क्रस्ट होते हैं, वो शेक करने लगते हैं, से इन शेकिंग की वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, सही है। तो ये जो मशीन होते हैं, ये जो सिस्मोग्राफिक नेटवर्क होते हैं, हम इससे किस तरह जो अर्थक्वेक है उसको मेजर करते हैं। ये हमारे पास इस सिस्मोग्राफिक नेटवर्क में जो इक्विपमेंट है, जो पार्ट्स है, मैं आप लोगों को तो इनके बारे में बताता हूँ, सही। ये हमारे पास एक ड्रम होता है, और ये जो ड्रम होते हैं वो कंटिन्यूसली रोटेशन करते हैं इस साइड पे, सही है। ये इस तरह रोटेशन करते हैं, सही है। तुम इस एरो को देख सकते, ये जो एरो है वो इसकी रोटेशन शो करता है, सही है। सो इसके बाद ये पिन होता है, और ये जो पिन होता है ये जो हमारे पास जो ड्रीम की जो ग्राफ होती है इस पे लाइन ड्रा करते हैं, सही है। और ये हमारे पेंडुलम होता है, सही है। और ये जो पार्ट है वो ग्राउंड के साथ अटैच होता है। जब अर्थक्वेक आता है तो ये जो एरिया है ये तो ग्राउंड के साथ अटैच होता है, तो अर्थ की शेकिंग की वजह से ये पार्ट क्या होता है, ये भी शेक करने लगता है। तो इससे क्या होता है, ये जो पिन है वो भी अप डाउन मूवमेंट करने लगता है। तो इससे क्या होता है, इस ग्राफ पे लाइन ड्रा होता है। ये जो लाइन है वो हमें अर्थक्वेक की एम्पलीट्यूड के बारे में बताता है, सही। और सबसे जो पहले जो ये एक सिस्मोग्राफिक डेटा है, सही है। ये अर्थक्वेक डेटा है, सही है, जो कि इस सिस्मोग्राम ने रिकॉर्ड किया हुआ है। सबसे जो पहला जो वेव्स आता है वो हमारे पास पी वेव होता है। इसके बाद हमारे पास एस वेव आता है, और लास्ट में कौन सा वेव आता है, वो सरफेस वेव आता है। और ये जो सरफेस वेव होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, सही है। सो मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक में हम कौन से ऐसे एस्पेक्ट और कौन से ऐसे डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, सही है। सो आते तो स्लाइड को पढ़ते, सही। देयर आर मेनी डिफरेंट वे टू मेजर द अर्थक्वेक, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, सही है। हम जब अर्थक्वेक को मेजर करते हैं तो मुख्तलिफ डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, डिफरेंट अर्थक्वेक की डिफरेंट एस्पेक्ट को यूज़ करके इसी अर्थक्वेक को हम मेजर करते हैं। इनमें हमारे पास एक है मैग्नीट्यूड के जरिए हम भी अर्थक्वेक मेजर करते हैं, सही।
दूसरा हमारे पास है इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड में हम किस तरह अर्थक्वेक मेजर करते हैं, हम कौन सी चीज़ों को देखते हैं जब हम अर्थक्वेक को मैग्नीट्यूड के जरिए से मेजर करते हैं। इनमें हम जो इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली इसमें हम जो अर्थक्वेक की जो साइज़ है उसको मेजर करते हैं, सही है, कि सोर्स पे जो अर्थक्वेक है वो कितना बड़ा तो छोटा किस तरह था, सही है, उनको देखते हैं, सही है, कि कितना जो रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, सही है। और साथ में इसमें हम कौन सा स्केल यूज करता है, इस अर्थक्वेक की जो साइज है उनको मेजर करने के लिए हम इसमें रेक्टर स्केल यूज करते हैं। और ये जो जब मैग्नीट्यूड के हम अर्थक्वेक मेजर करते हैं तो वो लोकेशन को पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है, लोकेशन को बिल्कुल लोकेशन पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है, लोकेशन को बिल्कुल नहीं देखता, सही है। और साथ में ये जो शेकिंग होते हैं, ग्राउंड शेकिंग, उनको भी नहीं देता, ये इन पे भी डिपेंडेंट नहीं है, सही है। सो रेक्टर स्केल की जो डिवीजन है वो 1 से लेके 10 तक है, सही है, 1 से लेके 10 तक रेक्टर स्केल की डिवीजन। सो अब आते हैं इंटेंसिटी की तरफ। जब हम अर्थक्वेक को इंटेंसिटी से मेजर करते तो हम क्या करते हैं, हम जो ग्राउंड की जो शेकिंग है अर्थक्वेक में, अर्थक्वेक की वजह से जो ग्राउंड जो शेक करने लगते हैं, हम इसमें इसी को देखते हैं, ग्राउंड शेकिंग को देखते हैं। और साथ में जो इस अर्थक्वेक से जो डैमेज आया होता है तो उनको देखते हैं, सही है। और यह जो इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो लोकेशन के साथ चेंज होता है, सही, क्योंकि ईपी सेंटर पे जो इसकी जो अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे जो शेकिंग, ग्राउंड की जो शेकिंग वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मूव अवे फ्रॉम द ईपी सेंटर। जितना हम दूर ईपी सेंटर से दूर जाएंगे तो वहाँ पे जो ग्राउंड की जो शेकिंग की जो स्ट्रेंथ है वो कम होते जा रहे हैं, सही है। अब इंटेंसिटी के लिए हम जो स्केल यूज़ करते हैं वो हम मर्क्यूरी स्केल है। मर्क्यूरी स्केल की जो डिवीजन है वो 1 से लेके 12 तक है, सही है, 1 से लेके 12 तक इसकी जो डिवीजन है, सही है। सो अभी मैं आप लोगों को मर्क्यूरी स्केल डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो स्केल है वो इंटेंसिटी पे बेस्ड है, सही है। इंटेंसिटी के लिहाज से हम अर्थक्वेक को इस तरह मेजर करते हैं, इसमें हम जो ग्राउंड की जो डैमेज है के डैमेज, इस अर्थक्वेक से डैमेज कितना हुआ है, या शेकिंग जो जिस तरह ग्राउंड की जिस तरफ से की शेकिंग के में उसको चेक करते हैं, इस हिसाब से ग्राउंड की शेकिंग और डैमेज से जितना डैमेज इस अर्थक्वेक से आए थे, इस बेस पे ये जो स्केल है बना हुआ है, सही है। सो मर्क्यूरी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम जो अर्थक्वेक है वो 2 टाइप ऑफ फैक्टर्स, एक है हमारे पास मैग्नीट्यूड है, दूसरा हमारे पास इंटेंसिटी। इन दोनों लिहाज से हम अर्थक्वेक को मेजरमेंट करते हैं। ये जो हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो लोकेशन पे डिपेंड करता है, डिफरेंट लोकेशन पे इसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट होती है, सही है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप पिछले भी है मैंने आप लोगों को यही बताया कि ये जो डिफरेंट लोकेशन इसकी जो डैमेज होती है अर्थक्वेक की वो डिफरेंट होती है, सही है। ईपी सेंटर पे डैमेज की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, सही है, चांसेस ज़्यादा होती है। जितना हम एपी सेंटर से दूर जाएंगे लेकिन उतना ही डैमेज की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती रहती है। लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड है वो लोकेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। मैग्नीट्यूड अगर जब हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर क्वेक को मेजर करते तो इसके लिए हम रेक्टर स्केल यूज़ करते हैं, सही है। सो इंटेंसिटी के लिहाज से अगर हम इसको मेजर करते तो इसके लिए मर्क्यूरी स्केल यूज़ करते हैं। तो जब इंटेंसिटी के लिहाज से हम इसको मेजर करते हैं तो हम इसमें ग्राउंड की शेकिंग और जो इस अर्थक्वेक से जितना डैमेज आया है उनको देखते हैं, सही है। और ये जो मर्क्यूरी स्केल वो 1 से लेके 12 तक है, सही है, 1 से लेके 12 तक है, सही है। सो ये हमारे पास इंटेंसिटी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अप टू 12, सही है। मैं इनिशियल लाइन को 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, सही है। एंड इंटेंसिटी 1 आते हैं, इनकी ये जो स्केल इनको डिस्कस करते हैं। इंटेंसिटी 1 का है हमारे पास किस तरह होता है, इस अर्थक्वेक को हम इंस्ट्रूमेंटल अर्थक्वेक भी कहते हैं। इसको इंस्ट्रूमेंटल अर्थक्वेक इसलिए कहते हैं कि ये जो अर्थक्वेक होता है इंटेंसिटी 1 की ये बहुत वीक होती है। सिर्फ जो इंस्ट्रूमेंट जो लगे होते हैं, सिस्मोग्राम जो लगे होते हैं, ये सिर्फ वही डिटेक्ट करता है, लोग इसको बिल्कुल महसूस नहीं करते, इसलिए इसको जो इंस्ट्रूमेंटल अर्थक्वेक कहते हैं, सही है।
इंटेंसिटी 2 के जो अर्थक्वेक है, सही है, वो किस तरह आते हैं, इसको पढ़ते हैं, सही है। फेल्ट बाय पर्सन एट रेस्ट ऑन द अपर फ्लोर और फेवरेबल प्लेस, सही है। इसमें यही कहते हैं, इन इंटेंसिटी 2 के अर्थक्वेक हमको, इसको हम क्या कहते हैं, वो अर्थक्वेक जिसकी इंटेंसिटी 2 हो उसको हम विरिपेबल इंटेंसिटी अर्थक्वेक भी कहते हैं, विरिपेबल अर्थक्वेक कहते हैं, सही है। इसलिए इसको विरिपेबल अर्थक्वेक कहते हैं, सही है, कि ये बहुत से कम लोग इसको महसूस करते हैं, इनको डिटेक्ट करते हैं कि जलजला आया। जो लोग ज़्यादातर रेस्ट में होता है, टॉप फ्लोर पे होता है, वो इनको डिटेक्ट करते हैं, वो इनको महसूस करते हैं कि जलजला आया है, सही है। जो लोग ग्राउंड पर होता है, ग्राउंड फ्लोर पे, वो इसको बिल्कुल महसूस नहीं करते, सही है। सो आते हैं इंटेंसिटी 3 के जो अर्थक्वेक है उसको डिस्कस करते हैं, उनको स्लाइड अर्थक्वेक भी कहते हैं, सही है। फेल्ट इंडोर्स वाइब्रेशन लाइक फास्टिंग ऑफ लाइट ट्रक, सही है। ये जो इंटेंसिटी 3 के जो अर्थक्वेक होते हैं, ये अर्थक्वेक हमारे पास स्लाइड अर्थक्वेक होती है, बहुत कम इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, सही है। ये बहुत से लोग जो ज्यादातर जो इंडोर होते हैं, जो रेस्ट में होते हैं, उनको महसूस करते हैं, लेकिन लेकिन लोग इसको इस तरह, इसकी जो वाइब्रेशन है, जो शेकिंग है, लोग इसको इस तरह महसूस करते हैं कि कोई ट्रक इनके पास से गुजर गया हो, सही है। ओके, इंटेंसिटी 4 पे आते हैं कि इसमें क्या कहते हैं, सही है। इंटेंसिटी 4 को हम मॉडरेट अर्थक्वेक भी कहते हैं, सही है। और उनकी जो वाइब्रेशन वो किस तरह है, उनकी जो वाइब्रेशन लाइक पासिंग ऑफ हेवी ट्रक, कि अगर किसी के पास एक हेवी ट्रक गुजर गया हो और इनसे इस हेवी ट्रक से ये जो ग्राउंड जो इफेक्ट होता है या शेक करने लगता है, इस तरह लोग इसकी वाइब्रेशन महसूस करता है, सही है। अब कुछ लोग जो मोशन में होता है वो भी इस इंटेंसिटी 4 को इंटेंसिटी 4 के जो अर्थक्वेक है उसको महसूस करते हैं, सही है। सो इंटेंसिटी 5, लेकिन जो इंटेंसिटी 4 के जो अर्थक्वेक आउटडोर के जो लोग इसको इतना महसूस नहीं करते, सही। एंड इंटेंसिटी 5 हमारे पास ऐसे अर्थक्वेक होते हैं जिसको हम रेदर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक भी बोलते हैं, सही है। जो लोग इंडोर और आउटडोर दोनों लोग उसको महसूस करते हैं, सही है। और स्मॉल अनस्टेबल ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस और अपसेट, कुछ ऑब्जेक्ट लाइक डिशेस, प्लेट, विंडो, ये हमारे पास क्या होते हैं, कभी कभार ये टूटने लगता है, सही है, डिस्प्लेस होता है, अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, सही है। सो इंटेंसिटी 6 को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी 6 को हम स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक भी बोलते हैं, सही है। फेल्ट बाय ऑल, सारे जो लोग हैं वो जिस पोजीशन पे हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, टॉप फ्लोर पे हो या बॉटम हो या ग्राउंड फ्लोर हो, जहां भी हो, सारे लोग उसको महसूस करते हैं। इस अर्थक्वेक में क्या होता है, जो फर्नीचर होते हैं ग्राउंड फ्लोर पे वो मूवमेंट करने लगता है, वो हरकत में आते हैं, सही है। और इसमें ये भी होता है, जो वीक प्लास्टर होता है दीवारों पे, वो कभी कभार इसमें क्रैक्स भी आ जाते हैं, सही है, वो गिरने भी लगता है, सही है इसमें। फिर आते हैं इंटेंसिटी 7। इंटेंसिटी 7 में क्या होता है, डिफिकल्ट टू स्टैंड डैमेज टू मशीनरी एंड चिमनीज। इंटेंसिटी 4 में होता है, लोग ये आपके हमारे पास इस तरह होता है, इनमें कुछ डिस्ट्रक्शन भी होती है, सही है। चिमनीज हमारे पास ब्रोक हो जाते हैं, सही है। और जो लोग मोबाइल में होता है, कॉर्स में होता है, मोशन में होता है, वो इनको बिल्कुल अच्छी तरह महसूस करता है, सही है। जो हमारे पास पुअर कंस्ट्रक्शन होती है उसको वो कंस्ट्रक्शन हमारे पास डैमेज हो सकता है इस अर्थक्वेक में, सही है। सो आते हैं इंटेंसिटी 8 के जो अर्थक्वेक है उनको डिस्कस करते हैं, सही है। इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी 8 पार्शियली कोलैप्स ऑफ मशीनरी फ्रेम हाउस मूड, सही है। इसमें जो चिमनीज होते हैं वो गिर जाते हैं, जो हमारे पास सब्सटेंशियल जो बिल्डिंग होते हैं इनको कुछ डैमेज हो जाते हैं, सही है। हेवी फर्नीचर वो टर्न होते हैं, सही। फ्रेम जो हाउस होते हैं, फ्रेमवर्क के जो हाउस होते हैं वो ज्यादातर मूव करने लगता है, सही है।
इंटेंसिटी 9 में जो मिशनरी जो होता है, मिशनरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर सीरियसली डैमेज और डिस्ट्रॉय, जो मिशनरी टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होता है, सही है। इंटेंसिटी 10 में क्या होता है, मैनी बिल्डिंग और ब्रिज डिस्ट्रॉय होता है, बहुत से बिल्डिंग और जो ब्रिजेस होते हैं हमारे पास इसको डिस्ट्रॉय, इसमें डिस्ट्रॉय होते हैं, सही है। इंटेंसिटी 10 को हम कौन से अर्थक्वेक इसको बोलते हैं, सही है। इंटेंसिटी 11 रेल बेंड ग्रेटली पाइपलाइन सेवरली डैमेज, इसमें क्या होता है, जो रेल पार्ले जो होते हैं वो बेंड होने लगता है, सही है। और जो पाइपलाइन जो जमीन में हम लोगों ने बचाई होती है तो वो भी डैमेज होती है, वो कभी कभार ब्रोकन हो जाते हैं, सही है। और इसमें बहुत से कम स्ट्रक्चर जो जो अर्थ सरफेस पे हो तो वो बच जाते हैं, सही है। ये इंटेंसिटी 11 में, सही है। इंटेंसिटी 10 में हमारे पास मैनी बिल्डिंग और ब्रिजेस डिस्ट्रॉय होता है, सही है। इंटेंसिटी 11 में बहुत कम ब्रिजेस जमीन पे रह जाते हैं, सही है। इंटेंसिटी 12 में तकरीबन जो सारे जो भी होता है वो तकरीबन सारे तबाह बर्बाद हो जाते हैं, सही, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सही है। सो ये मर्क्यूरी स्केल था, सही है। इसके बाद में आप लोग को अर्थक्वेक की जो काज है इसके बारे में बताऊंगा, सही है।